बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत यूं लगता है कि मफाहमत और मज़ाहमत के दरमियान कहीं फंस चुकी है। एक जानिब हुकूमत और निज़ाम की सख्तियां बदस्तूर जारी हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी कश्ती बन चुकी है जिसमें लहरें तो उसे तंग कर रही हैं, लेकिन कश्ती पर मौजूद लोग क्या किसी एक समत पर इत्तफाक कर पा रहे हैं? क्या स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ पीटीआई जाएगी या बातचीत के जरिए मसाइल का हल होगा? और क्या माजी में बातचीत और मफाहमत की कोशिशें रंग ला पाईं? और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन तज़ब्ज़ुब का शिकार है। सोशल मीडिया पर हर आए दिन क़यादत से शिकवा कुना भी होता है कि आप इमरान खान की रिहाई के लिए वो इक़दामात नहीं कर रहे जो करने चाहिए। 5 अगस्त सर पर है और अब 5 अगस्त को जलसा होता है, एक ही दिन की एक्टिविटी होती है या फिर एक लंबी तहरीक चलती है, इस पर भी बहस शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने क्या जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब करना क्या चाहिए, ये ज़्यादा अहम सवाल है। इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा सिमाविया ताहिर साहिबा। सिमाविया साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कारकुन का शिकवा वैसे आपको लगता है कि बजा है कि क़यादत जो है वो खान साहब की रिहाई के लिए उस तरह से लोगों को मोबिलाइज या इस गवर्नमेंट पर प्रेशर नहीं बिल्ड कर सकी जो होना चाहिए था? थैंक यू सो मच शहाब। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले कम अज़ कम 4 साल से जो है वो मुज़ाहमती दौर में जो है वो अपने आप को जो है वो गुजरवा रही है। उस पर कई जो हैं FIRs कटी, जेलों में लोग गए, लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना क़यादत ने ना कारकुनान ने जो है हिम्मत हारी, और अब तक वो लोग जो हैं उसी तरह से उस मुज़ाहमत में जो है वो मुसलसल मतलब मुज़ाहमत कर रहे हैं। और यही कोशिश है कि इमरान खान साहब को जो है उनका इलाज करवाया जाए, उनकी रिहाई करवाई जाए। देखिए, मसला ये है कि जो हमारी फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, अनफॉर्चुनेटली वो मज़ाकरात की बात उस वक्त हमसे करे कि जब वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर जो है अगर हम सारे हों, जहाँ पर आप एक जमात को जो है वो क्रश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये कर रहे हैं, एक तरफ आप उन्हें मार रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये कहें कि मज़ाकरात हों, तो ऐसा तो नहीं होता। बेसिकली मज़ाकरात नहीं होती, मुफाहमत की तरफ होती है। ठीक है, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मुज़ाकरात एंड मुफाहमत और मुज़ाहमत। मुफाहमत वो होती है कि जो बस ठीक है जी, जो हो रहा है उस पर आप जो है ना वो मना आप उसको तस्लीम कर लें और बात ख़त्म हो जाए। मुज़ाकरात ये होते हैं कि आप एक दूसरे के साथ जो है बैठते हैं, टेबल टॉक करते हैं, आप अपने पॉइंट्स रखते हैं, वो अपने पॉइंट्स रखते हैं, देन उन पे डिस्कशन होती है और उससे कोई नताइज जो हैं वो हासिल किए जाते हैं। मुज़ाहमत जो है, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाहमती सियासत कर रही है, मुज़ाहमत की उसमें है। देखें, मुज़ाहमत क्यों ना करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, मुझे समझ नहीं आती क्यों ये कहा जाता है कि जी मुज़ाहमत करते हैं इसलिए मज़ाकरात नहीं हो पाते, इसलिए जो है आगे बातें नहीं चल पाती, आगे चीज़ें नहीं चल पाती। जिस वक्त आप इमरान खान को उनके जो बुनियादी हुकूक हैं वो फराहम नहीं कर रहे, आप बुशरा बीबी को उनके बुनियादी हुकूक जो हैं वो फराहम नहीं कर रहे, आपने बाकी असीरान जमहूरियत जो है उनको आप उनके बुनियादी हुकूक नहीं दे रहे, जो जेलों में बंद हैं, तो डेफिनेटली मुज़ाहमत करेंगे तो ही हमें जो है ये लोग अच्छा, इसमें एक और चीज हमने नोटिस की है कि जब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम गेन करती है ना, अचानक से मफाहमत की बातें आना शुरू हो जाती हैं और यूं लगता है कि एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है और कुछ लोग भी पार्टी के अंदर से मफाहमत की बात करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। पिछले दिनों भी बातचीत की फिर से बाज़गश्त चली थी, पीटीआई ने मोबिलाइजेशन की तरफ बढ़ी थी, पीटीआई एहतजाज भी शुरू कर दिया, इस्लामाबाद में भी 2-3 जगहों पर पार्लियामेंटेरियंस बैठ गए, फिर हमने सुना मफाहमत हुई नहीं। डोंट यू थिंक कि ये सिर्फ एक विशेष साइकिल है जो चल रहा है, 3 साल अब होने वाले? देखिए, मफाहमत तो होगी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। जब होगी तो मज़ाहमत जो है हो रही है और होती रहेगी, और उसी मज़ाहमत की वजह से मज़ाकरात की तरफ ये लोग आते हैं, ये लोग कोशिश करते हैं कि मज़ाकरात हों। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, आप अगर ये सोचे ना कि आप चुप करके बैठे रहेंगे और कोई आके आपको प्लेट में जो है वो रख के इमरान खान की आज़ादी दे देगा या इलाज दे देगा, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इस वक्त मुज़ाहमती सियासत की ज़रूरत है, मुज़ाहमती मूवमेंट की ज़रूरत है। हम बिल्कुल एहतजाज कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह 5 अगस्त को आप एक भरपूर एहतजाज भी देखेंगे, आप रैलीज़ भी देखेंगे, आप बहुत कुछ देखेंगे उस दिन। क्यों?
क्योंकि वो दिन हमारे लिए तारीख का स्याह तरीन दिन है, जिस दिन हमारे लीडर को उठाया गया था, हमारे लीडर को गिरफ्तार किया गया था और नाहक सज़ा दी गई। देखें, कारकुनान की नाराज़गी की जो आप बात करें ना शहाब, बिल्कुल कारकुनान की नाराज़गी बनती है और बननी भी चाहिए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम लोग जो हैं वो बिल्कुल इमरान खान के लिए कोशिश करें, चाहे वो क़यादत हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कारकुनान हो। देखिए, आपकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो सकती है, हो सकता है कि क़यादत जिस अंदाज में खान साहब को जो है उनकी रिहाई और इलाज की वो करी हो वो मुख्तलिफ हो, फैमिली जो करी हो वो मुख्तलिफ हो, और कारकुनान की जो एक ख्वाहिश है, कारकुनान कि ये कोशिश है कि इमरान खान जो हैं वो कल के बजाय आज इमरान खान बाहर आएँ। देखिए, इमरान खान का हक है और ये उनके कारकुनान की बात भी बिल्कुल जायज़ है और बिल्कुल इस पे जो है हम सब एक पेज पे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे हैं। इमरान खान हमारा सेंट्रल पॉइंट है, जिससे कोई भी, ना फैमिली, ना क़यादत, ना कारकुनान, कोई भी अलग नहीं है। सब उनकी रिहाई के लिए बात करें और ये याद रखिएगा, जो लोग समझते हैं ना कि वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को झुका चुके हैं अपने आगे या जो है वो डरा चुके हैं, तो ये बात याद रखें, ये फाशिस्ट गवर्नमेंट जो है, ये फॉर्म 47 की जो जाली गवर्नमेंट है, इसको ये पता होना चाहिए कि आप अगर जो है इतने 3 सालों में हमें नहीं झुका सके ना, या हमें डरा नहीं सके, हम आज भी उसी तरह खड़े हैं जिनको आप क्रश करना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने आप को इकट्ठा करके दोबारा उसी मजबूती के साथ खड़ी हुई है और आज भी सबसे बड़ी जमात है वो, तो आप आगे भी ये नहीं कर सकेंगे। इमरान खान के तो आप देख लीजिए कि किस कदर आसाब का मजबूत इंसान है वो, कि जिसको आप 3 सालों में नहीं तोड़ सके, तो आगे भी वो शख्स नहीं टूटेगा। और ये याद रखिएगा, ये जो जुल्म और बर्बरियत है ना, और ये जो आप उनके ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन कर रहे हैं, ये याद रखें कि ये चीज़ें भूली नहीं जाएंगी, ये चीज़ें याद रखी जाएंगी। अगर आज हम ये सब कुछ सह रहे हैं तो कल हो सकता है आपको भी ये सहना पड़े, तो जुल्म उतना करें जितना आप बर्दाश्त कर सकें। इमरान खान ने आना है और ज़रूर आना है इंशाल्लाह बाहर, और इमरान खान ने गवर्नमेंट भी लेनी है इंशाल्लाह। इमरान खान ने वज़ीर आज़म, बहुत छोटा लफ्ज़ है इमरान खान के लिए, इंशाल्लाह ताला इमरान खान इस मुल्क की भाग दौड़ को बेहतरीन तरीके से संभालेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, एज अ पॉलिटिकल वर्कर वैसे आपको क्या लगता है कि 5 अगस्त जो है, क्या पीटीआई को सिर्फ एक एहतजाज करके घरों को बाहर वापस आ जाना चाहिए, या फिर बैठना चाहिए मुल्क गिर एक एहतजाज अगर हो भी, तो क्या यहाँ से एक मूवमेंट का आगाज़ हो सकता है, करना चाहिए, और क्या पीटीआई पॉलिटिकली इस पोजीशन में है? देखिए शहाब, बात यह है कि जब ये लोग तहरीक की बात करते हैं ना, मूवमेंट की बात करते हो आप सारे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पिछले 3 साल से उसी तहरीक का हिस्सा है। देखिए, तहरीक तो चल रही है मुसलसल, तहरीक के डिफरेंट फेजेस होते हैं। तहरीक आपकी कभी भी किसी एक उस पे जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती, ठीक है, तहरीक लंबी चलती है। लेकिन ये याद रखें, जो 5 अगस्त आने वाला है इंशाल्लाह, मैंने आपको कहा है ना, उस पर आप एक भरपूर अंदाज में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखेंगे और बड़े मुख्तलिफ तरीके से देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, इस सब के अंदर एक और चीज़ ये है कि पीटीआई जो है, अभी ये खबर भी आई कि कुछ अरकान जो है उन्होंने कायमा कमेटियों से इस्तीफों के बावजूद गाड़ियां भी रखी हुई हैं, फ्यूल भी ले रहे हैं। आपको लगता है कि ये दोनों पॉलिसी साथ साथ लेकर अगर चलेंगे तो फिर तो बिजनेस एज यूजुअल है? और कुछ लोग तो कभी कभी ये भी कहते हैं कि इस हुकूमत को इससे अच्छी ऑपोजिशन मिल ही नहीं सकती थी। नहीं, देखें, इस तरह की अगर चीज़ है, अव्वल तो ये कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल में कि बिल्कुल जो है ये मराहत छोड़नी चाहिए सबको। अगर आपने फैसला कर लिया है, देखिए डिसीजन एक होता है, एक होना चाहिए, और अगर आपने ये डिसीजन पार्लिमानी कमेटी में अगर ये डिसीजन हुआ है कि मराहत हमने छोड़नी है, हमने ये चीज़ें नहीं लेनी, हमने कायमा कमेटीज़ जो हैं उनसे हमने इस्तीफे देने, तो दिन तो इसका जवाब ही नहीं बनता। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई ऐसी वो है ही नहीं। सिमाविया साहिबा, इस वक्त अगर हम पीटीआई की सियासत को देखें तो अभी रिसेंटली इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो भी एक्टिव हुई और उस पर बड़ी तनकीद कुछ पार्टी के लोगों ने भी कर दी, बाहर से तो बहुत ज़्यादा हो रही है कि ये मौरूसी सियासत है। डू यू थिंक कि ये मौरूसी सियासत है? क्या वो सियासत में इन्वॉल्व हो रही है, या इट्स जस्ट कि वो अपने भाई के लिए एक मूवमेंट चला रही है उसकी? नो, नॉट एट ऑल, आई डोंट एग्री विद दिस। ये मौरूसियत नहीं है, ये हुसैनियत है, ठीक है। आप करबला का अगर वाक़या जो है वो आप सबको याद हो, और अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो, तो ये हुसैनियत का दर्स है जो हमें मिल रहा है यहाँ पर भी। दिस इज़ नॉट मौरूसियत, ठीक है। और वो बहनें जो निकली हैं सड़कों पर, मुझे समझ नहीं आती कि मौरूसियत की जब जो है ये सब लोग बात करते हैं, अक्सर मीडिया चैनल्स वाले जो हैं वो इस चीज़ को जो बड़ा हाईलाइट कर रहे हैं, बड़ा इस इशू को उठा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों, वजह। बात ये है
कि मौरूसियत तो वो है कि जब वो कोई ओहदे आपसे मांग रहे हों, जब वो किसी की सीट पर आके बैठ रहे गए हों, वो इलेक्शन लड़ रहे हों या कुछ इस तरह का कर रहे हो, वो तो अपने भाई के लिए निकल रही हैं। मौरूसियत तब क्यों नहीं याद आती किसी को कि जब पिछले 2.5 साल से वो तीनों बहनें सर्दी में, गर्मी में, आंधी में, तूफान में, वाटर कैनन के सामने, शेलिंग के सामने, लाठी चार्ज के सामने, हर चीज़ के सामने जो है वो बैठी रहती हैं, वो मारें खाती हैं, उनको घसीटा जाता है सड़कों पर, उनके दुपट्टे खींचे गए, सब कुछ किया गया। तब मौरूसियत नहीं थी, लेकिन अब ये मौरूसियत नज़र आती है आप लोगों को। बिल्कुल ये मौरूसियत नहीं है। वो अपने भाई के लिए निकली हैं, उनका बिल्कुल हक बनता है अपने भाई के लिए आवाज़ उठाना। और डेफिनेटली इस टाइम हम सबको बहैसियत कौम, बहैसियत कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है और हक बनता है कि हम सब उनको सपोर्ट करें। और बिल्कुल अलीमा आपा, नौरीन आपा, उज़्मा आपा जिस जो है दलेरी से, जिस जुर्रत के साथ वो बहनें खड़ी हैं, यकीन करें, ये आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लीजिए, आपके जितने लीडरान गुजरे हैं, उनकी फैमिलीज़ जो हैं, उनकी ख़वातीन ने जब जो है आके रोल प्ले किया है किसी भी तहरीक में, तो वो तहरीकें कामयाब हुई हैं। आप फातिमा जिन्ना को देख लीजिए, आप जो है बाकी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को देख लें, आप कुलसूम नवाज़ साहिबा को देख लें। मतलब हमें ये सब क्यों भूल जाता है, हमें सिर्फ इमरान खान की बहनें क्यों नज़र आती हैं। बात यह है कि हर किसी का ये हक है, वो अपने भाई के लिए जब आवाज़ उठा रही हैं तो बिल्कुल उठाना चाहिए और बिल्कुल जो है हम उनके साथ हैं। अच्छा, इख्तिताम पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता जारी बात है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो मुज़ाकरात की बात करती है, और हम तो हमेशा से ये कहते आए हैं कि CBMs कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर्स का आगाज़ गवर्नमेंट को करना चाहिए, अपोजिशन से आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते, वो ऐसे कौन से बुनियादी 3-4 चीज़ें हैं जो हुकूमत को पहले करनी चाहिए जिसके बाद मुज़ाकरात में हुकूमत की नेक नियति वाज़े हो जाए? आपको क्या लगता है कि पहले 3-4 CBMs क्या होने चाहिए? ठीक है, देखें, एक तो चीज़ ये है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जो शुरू से हम कह रहे हैं। जुडिशल कमीशन बनाकर उन तमाम चीज़ों के फ़ैसले जो हैं वो किए जाएं, उन तमाम चीज़ों की रिपोर्ट मंगवाई जाए कि जिनके इल्ज़ामात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये कि इमरान खान साहब का इलाज कराया जाए। देखें, उनकी एक आंख ज़ाया हो चुकी है, 85% ज़ाया हो चुकी है। एक इंसान पर इतना जुल्म करना, ये मतलब कहीं किस कानून, किस आइन में लिखा है? चलें, कानून और आइन को आप थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दीजिए। ह्यूमन राइट्स की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या कौन सा ऐसा रूल है, कौन सा ऐसा लॉ है जो आपको ये इजाज़त देता है? लीगल इशू तो नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन इशू भी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बात यह है कि इस चीज़ को सबसे पहले उनको एड्रेस करना पड़ेगा। और हम देखें, जब जुडिशल कमीशन बनेगा तो ऑब्वियसली उसमें वो केसेस और वो सब चीज़ें वो तो हल हो जाएंगी। फिर ये कि सबसे बड़ी बात ये साहब, आई डोंट नो कि आई शुड से दिस और नॉट, बट हमारे लोग जो शहीद हुए हैं, हमारे लोग के जिनको मारा गया, खुले आम मारा गया, हम उनके लिए ज़रूर चाहेंगे कि उनके लिए जो है वो बिल्कुल जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और उस चीज़ पर भी जो है वो बात होनी चाहिए। ठीक हो गया, आपका नुक्ता आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। सिमाविया ताहिर साहिब हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद गुफ्तगू होगी मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल पर। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन इकराम, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है। पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें इस वक्त जारी तो हैं, लेकिन पाकिस्तान ने भी यूं लग रहा है कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई है, क्योंकि इस वक्त कशीदगी उरूज पर है। ईरान पर अमरीका के हमले और ईरान की तरफ से अमरीका पर जवाबी कार्रवाइयाँ, ये सब कुछ हम विटनेस कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी जानिब अब ईरान ने ये इंदिया भी दे दिया है कि आबनाए हुर्मुज़ के अलावा जो दीगर गुजरगाहें हैं वो भी बंद हो सकती हैं, और अगर ईरान अपना तेल नहीं बेच सकता तो फिर मशरिक़ वस्ता में किसी को भी अपना तेल बेचने की इजाज़त नहीं होगी। क्या ये जंग एक बड़ी रीजनल जंग और अल्टीमेटली एक वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस जंग के आगाज से ही डिस्कस किया जाता रहा, लेकिन अब चूंकि इस जंग में एक खतरनाक मोड़ आ चुका है, एक मेक और ब्रेक मोमेंट है, क्या यहां से कोई सालसी मीडिएशन टॉक्स की राह निकल सकती है? इस पॉसिबिलिटी पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर रज़ा बशीर तारड़ साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद मलिक साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल जफर साहब, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रज़ा बशीर तारड़ साहब, इस वक्त जो करंट मिडल ईस्ट की सिचुएशन है
उसे आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? क्या यहाँ से कोई मुज़ाकरात या बातचीत का रास्ता बचा है, उसकी राह निकल सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, तज्जिया तो उस चीज़ का किया जाता है जिसमें कोई कोई जिसका को रिलेशन हो लॉजिक के साथ, कोई रियलिटी के साथ, कोई एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट के साथ, जिसकी बिना पे जो है ना स्टेट बिहेवियर प्रिडिक्ट किया जाता है। और जो बैनुल-अक़वामी उमूर को देखने वाले लोग हैं वो एक उसमें गेस वर्क भी होता है कि अच्छा जी ये जो फलां मुल्क है वो उसका ये इंटरेस्ट है और उस पे वो चाहेगा कि उस पे ज़द ना पड़े। लेकिन जब आपको इस किस्म के एक्टर्स मिलें, ट्रंप साहब की मिसाल मौजूद है, जो है सिफारतकारी बज़रिया सोशल मीडिया, एक बड़ा लार्जर देन लाइफ उनका, अब उसमें कई टर्म्स ज़हन में आती हैं, लेकिन जो एक वो लैक ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी है, और लैक ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी में एक ये भी है कि जैसे एक आइकॉनोक्लास्टिक किस्म की पर्सनैलिटी है ना, कि जी मैं बड़ा बुत शिकन हूँ और मैं जो जितने एस्टेब्लिश्ड इंटरेस्ट हैं इनको मैं चैलेंज करूंगा और मैंने किया है और करता रहूंगा, तो उसमें फिर सेकंड गेस करना। अब मसला ये है कि स्टेट जो है इस वक्त किसी भी स्टेट का जो स्ट्रक्चर है बड़ा कॉम्प्लेक्स है और वो एक शख्स की उस पे सवाबदीद पे और विम पे चल नहीं सकता। उसमें देखें अमेरिका बड़ा एक बहुत बड़ा जगरनॉट है, उसका जो है ना सारे आप वेयर विदॉल देखें उसका मिलिट्री और उसके अलावा जो उसकी फोर्स प्रोजेक्शन कैपेसिटी है, फिर डिप्लोमेटिक कैपेसिटी, ऑल्दो उसको काफ़ी जद पड़ी है जी। जो प्रेसिडेंट की जो भी, अब मैं आई ग्रोप फॉर एन अप्रोप्रिएट वर्ड, तो उससे तो एक तो वो एस्पेक्ट है। दूसरा ये है कि जो हमारे ईरानी भाई हैं जी। उनको एक चीज़ समझनी चाहिए कि नाराबाजी जज्बा, एक जामे शहादत की नोश करने की ख्वाहिश, एक दलेरी, ये सब बड़े बिल्कुल जो है ना एडमिरेबल क्वालिटीज़ हैं। बिल्कुल। लेकिन अब ये है कि जो उनके मुल्क की जो सिचुएशन है, फ्रैंकली मतलब है कि इससे हमलों से पहले भी जो उनकी मईशत का हाल था, बिल्कुल। जो उनकी इंटरनल कोहिजन का हाल था, उसके बाद मुसलसल, अब ये आपने वो वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी देखी होगी जिसमें लिखने वालों ने ट्रंप साहब को कहा कि जी आप ज़रा मुंह बंद कर लें एंड लेट यू नो अमेरिकाज पावर डू इट्स वर्क। तो अब वो पावर तो है। अब ये है कि जो एक डुअल ट्रैक आप कह लें प्रेशर, एक तो ये कि जी माशी तौर पे इनको मजीद जो है वो नुकसान पहुंचाया जाए, और फिर टारगेट्स, अब टारगेट्स तो नोन हैं, सारी दुनिया को नजर आ रहे हैं। पिकैक्स माउंटेन की भी तस्वीरें हम भी देख चुके हैं कि जी क्या है उसमें, क्या है वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। तो अब ये है कि रोजाना की बुनियाद पे अगर बमबारी होती रहे तो उसका जाहिर है कि एक जो उसमें समझने वाली बात है, जिस तरह जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं जी। और हम वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ सेइंग कि जी वो एम्पायर्स का ग्रेवयार्ड है और वो सब कुछ है, लेकिन देखने की बात ये है कि जो एम्पायर्स हैं ये एक ऐसी एंटिटी है होती है कि वो एम्पायर बहरहाल किसी न किसी हालत में खड़ी रहती है और मुल्क जो है वो मलबे का ढेर बन जाता है और उसको बड़ा नुकसान होता है। अगर आप अफगानिस्तान को देखें कि वो 79 में कैसा था, और ईरान को भी देखें जब शाह का आउस्टर हुआ था, और अभी मुआवजा करें, तो ये तो बहुत तसल्ली बख्श सिचुएशन नहीं है। सही। अब बड़ी आबादी है, उनको आगे रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। अब सवाल ये है कि ये जो लेकिन मैं उसमें टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जी। बहरहाल अमन की ख्वाहिश थी तो एमओयू तक मामला पहुंचा। दोनों अब ऑफ ये रैंप कहा जा रहा चाहते है ही कि थे। जी एमओयू की, जी जी बिल्कुल, और वरना देखें जी जिसको फतह नजर आ रही हो, वो जो हैवी वेट बॉक्सर होता है ना, जिसे पता होता है कि द नेक्स्ट पंच विल बी द नॉकआउट पंच, वो फिर उस वक्त सुनता नहीं है किसी की। एग्जैक्टली। तो वो दोनों को ये नजर आ रहा था कि अब बैठने में एक आफियत है या एक हमारा फायदा है, इलेक्ट्रल फैक्टर्स हैं, सारी चीजें हैं। अब इसमें ये जो बात है ना इंटरप्रिटेशन की, देखें अमेरिका के लिए जो रेपुटेशनल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है।
ईरान तो देखे ना, ईरान की वो डेविड वर्सेस गोलायत में डेविड वाली सिचुएशन है। ठीक। तो ईरान अगर थोड़ा बहुत भी नुकसान करता है तो बिल्कुल जी जैसे होता है ना कि जी मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। वो तो उसमें ही लेकिन है। अमेरिका जो कि दारोगा है इसका, इस पूरे खित्ते का, मतलब ये मशरक़ वस्ता का जी। उसके बेसिस हैं, उन्होंने अरबों डॉलर के बल्कि खरबों डॉलर के फायदे लिए हैं इन ममालिक से। जी। तो उनके सामने अगर वो कहें कि जी अच्छा अब ईरान जो है वो यहाँ से चुंगी वसूल करेगा या उससे पूछ के आपको आना पड़ेगा, तो ये बात किसी को हजम नहीं होगी। फिर अमेरिका को, या तो अमेरिका ये फैसला कर ले कि हाँ जी बहुत होगी, सफारतकारी बहुत हो गई है, हमें ये एंगेजमेंट से कुछ नहीं मिला, हम अपने आइसोलेशनिस्ट बिल्कुल। मोड में जाते हैं, और समंदर की तरफ से की वजह से हमें एक प्रोटेक्शन भी है, हम अपना खाना वाना भी खुद उगा लेते हैं, सेल्फ कंटेन्ड एंटिटी, हमें कोई जरूरत नहीं है जगह जगह जाके ख्वार होने की। बिल्कुल। और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को आप डिसमेंटल कर दें, बिल्कुल। फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपने ये महंगे हथियार बेचने हैं, F-35 मिसाइल बिल्कुल डिफेंस, बिल्कुल और तार वो, साहब, अमेरिका के लिए भी एक जी बड़ी टफ सी सूरत हाल है। एयर वाइस मार्शल बहुत, साहब, आपकी जानिब आऊँगा, किस तरह से आप एनालाइज कर रहे हैं द करंट सिचुएशन इन मिडल ईस्ट राइट नाउ, और क्या कोई सिल्वर लाइनिंग है? क्या कोई अच्छी की उम्मीद रखी जा सकती है? क्योंकि अल्टीमेटली लग यही रहा है कि दोनों साइड्स ऑफ रैम्प तो चाहती हैं, लेकिन मसल्स दिखाने का भी बड़ा शौक है दोनों साइड्स को। देखिए, एम्बेसडर साहब ने बड़ी तफसील से इसको एनालाइज किया है। मैं उनकी बात को ही आगे बढ़ाना चाहूंगा। अमेरिका को इस जंग में हम ये कह सकते हैं कि टेक्निकली शिकस्त हुई। एक्चुअली ये जंग जो है ये एक स्टेलमेट पे जो है जाके रुक गई कि अमेरिका ने कन्वेंशनल डोमेन में अपने तमाम वेपन्स इस्तेमाल करके देख लिया और उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, और उससे अगली ऑप्शन जो थी वो जाहिर है टैक्टिकल न्यूक्लियर की ही ऑप्शन रह जाती है, जिसका मतलब ये होगा कि आपने तहिया कर लिया कि आपने एक मुल्क को वाकई जो है वाइप ऑफ करना, जो कि इतनी कहना आसान है लेकिन आज की दुनिया में शायद वो मुमकिन नहीं है। आखिरी दफा या एक ही दफा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में न्यूक्लियर इसलिए इस्तेमाल हुए कि उस वक्त सिर्फ एक मुल्क के पास ही कैपेबिलिटी थी, और जब से एक से ज्यादा मुल्कों के पास ही कैपेबिलिटी आई तो ये कभी भी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल नहीं हुए। तो हुआ ये कि अमेरिका की ख्वाहिश पे ही पीस प्रोसेस शुरू हुआ, और बावजूद इसके के बयानात, इश्तिहाल अंगेज बयानात, उसके जवाब में दूसरी तरफ से बयानात, वो चीजें अपनी जगह चलती रही, लेकिन किसी ना किसी अंदाज में डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले रहे और MOU तक बात आ गई। एग्जैक्टली। अगर अमेरिका विड्रॉ करना चाहता तो सीज फायर कभी भी खत्म की जा सकती थी और दोबारा एक डिक्लेयर्ड वॉर भी हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये जो कुछ हो रहा है ये वायलेशंस हैं, और उसकी डेफिनेटली उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। शायद छोटी मोटी झड़पें जो किसी भी सीज फायर के साथ होती हैं वो तो एक्सेप्टेबल होती हैं, लेकिन इस लेवल की तबाही या इस लेवल की टारगेट इंगेजमेंट कि वो बिल्कुल जंग की रिजम्पशन ही लगे कि जंग ही दोबारा शुरू हो गई, तो उसकी वजह ये है कि मेरी पर्सनल राय है जी कि शायद ईरान ने थोड़ा सा अपनी फतह को एक एग्जैजरेटेड जो है उसको सेंस में लिया है। एक फॉल्स सेंस ऑफ यूफोरिया जो है ना वो उनके हार्डलाइनर्स को आ गया कि हमने इतना रेजिस्ट कर लिया, हमारा क्या बिगाड़ लिया किसी ने, हमारा जो इतना बिगड़ा हुआ है थोड़ा और बिगड़ जाएगा लेकिन हम नहीं बाज आएंगे। और ये जो एहसास है ये अब हार्डलाइनर्स जो हैं वो इस चीज को मेरा ख्याल है लेके आगे बढ़ रहे हैं, और ये इस खिते के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि आप ये देखिए ईरान में भी जो मॉडरेट्स हैं, जो फॉरवर्ड लुकिंग उनकी गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री में लोग हैं,
वो तो बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इनफ इज इनफ, और वक्त आ गया है कि हम अपने लोगों की जो है ना हालात ठीक करें, जी। इकोनॉमी को बेहतर करें, अपने ऑयल रिसोर्सेज को उसके फुली पोटेंशियल को इस्तेमाल करें। दुनिया अगर हमें वापस लाना चाहती है मेन स्ट्रीम में, तो हम ग्लोबल ट्रेडिंग में और हर जगह आगे आए और उसका फायदा उठाएं। लेकिन अगर आप वही 1979 के रेटोरिक्स में चले जाएंगे और मर्ग पर अमेरिका के नारे लगाते रहेंगे, तो फिर तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि सिल्वर लाइनिंग है कि जब तक बाज़ाब्ता तौर पे मुज़ाकरात को और MOU को जो है बिल्कुल वो डिस्कार्ड नहीं किया जाता, तो शायद ये रिकंसिलिएशन हो जाए और पाकिस्तान की कोशिशों से ये रिजम्पशन हो जाए टॉक्स। बिल्कुल। अच्छा, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सुहेल साहब, आपकी जानिब आऊँगा। ईरान के अंदर भी जो सेंटिमेंट है, अगर उसकी बात की जाए, बिकॉज आई वाज इन ईरान अ फ्यू डेज अगो, जो फ्यूनरल एक्टिविटीज़ हैं हमने कवर की, तो वहाँ पर तो लोग जो हैं वो रिवेंज और जंग और सुर्ख परचम, और इवन यूँ लगता है कि ईरान की गवर्नमेंट पे भी प्रेशर है कि जी ये तो करना है आपने। तो उनके लिए भी शायद अब मुश्किल होता जा रहा है इस सारे मामले के अंदर चीज़ों को ज़रा मफाहमत की तरफ लाना। डोमेस्टिक प्रेशर एक बहुत बड़ा प्रेशर तो होता है, रियलिटी यही है। जी मखदूम शहाबुद्दीन साहब, बिल्कुल सही। और मुझे तो इल्म नहीं था कि आप वहां तशरीफ ले गए थे, और मैं तो अक्सर आपके जो सोलो तज्जिए भी हैं वो सुनता रहता हूं। लेकिन यहाँ वक्त भी इस तरह से है, लेकिन मैं आपको लेके आगे चलूं, थोड़ा सा मेरा डाइवर्जेंट व्यू है और वो बड़ा स्टडीड व्यू है जी। मैंने तकरीबन पिछले 1-1.5 महीने सही बहुत से प्रेडिक्शंस भी सही हुई हैं। पहली चीज जी हम ये कर लें कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में एक जनरल उमूमी ख्याल है कि वो बहकी बहकी बातें करते हैं इस तरह वगैरह। अगर यहां से हम शुरू होंगे ना, तो फिर उसके बाद ये सारी गुत्थी को सुलझाना, दुनिया को सुलझाना मुमकिन नहीं होगा। मैं आपको अश्योर करता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो बड़ा कैलकुलेटेड, हर चीज एक खास अंदाज से, उनका एक अपना अंदाज है। वो पिछले साल 20 जनवरी से जब से आए हैं, सिर्फ ईरान वॉर या वो पहली 12 डे वॉर नहीं, उससे पहले ही जब फ्रेंच प्रेसिडेंट पहली दफा उनके व्हाइट हाउस में आ गए थे, तो मैंने उसी वक्त देख लिया था। उस वक्त से मैं उनको फॉलो कर रहा हूं कि उनका एक अलग अंदाज है। वो खैर एक पूरा टॉपिक है, उसके ऊपर बात हो सकती है। इस करंट सिचुएशन में एक बात आप मेरी जरूर मैं कहना चाहूंगा आपके इस चैनल पर, आप फायदा उठाते हुए कि आपने दावत दीजिए। जो MOU है ये एक मास्टरपीस है जी। MOU वो इस तरीके से कि जो इतनी बड़ी दो कुव्वतें हैं, एक सुपर पावर है और दूसरी कुव्वत जो है, अब मैं बरबला कहूंगा, कभी उसके बारे में 2000 साल, कभी 3000 साल मुख्तलिफ बातें की जाती हैं। एक ह्यूब्रिस, एक उनके अंदर एक अपना वकार और वो जो चीजें हैं, और साथ थियोलॉजी मिल गई है। तो ईरान वाले लोग इसी तरीके के हैं, हमारे भाई हैं सारे, उनके अंदर ये पाया जाता है। ऐसे दो ममालिक को पाकिस्तान ने, ये तो कमरों में एक में नहीं बैठते थे, ओमान बैठे, वहां से उठे, जनीवा चले गए, जनीवा क्यों गए हैं, ओ जी वहां से IAEA करीब है, इस तरह की हरकतें चल रही थी। फिर इनकी जंग शुरू हो गई। जंग के बारे में भी मेरा कहना है कि ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी था, या ये कोई वीडियो गेम थोड़ी थी। ईरान को भी पता था जंग हो रही है, इतने बड़ा आर्माडा वहां पे लग रहा था। बहरहाल जी, क्विकली आगे बढ़ते हुए, इस्लामाबाद के अंदर एक कमरे में बिठाना करना, वो सारा पाकिस्तान का काम था। आगे भी माशाल्लाह चलता रहा। अब बात यह है कि वो 5 नंबर पे जो लिखा हुआ है, ये तो नहीं कहा था ईरान को कि जनाब अली आप लोगों ने, तो उन्होंने कहा था कि आपने इंतजामात करने हैं। आधा होर्मुज ईरान का है, आधा जो वो स्ट्रेट है वो ओमान का है। तो भाई ओमान वाली साइड पे अगर कोई आ रहा जा रहा है, तो आपको ये तो नहीं कहा कि आप पोर्ट साइड पे जहाज के वहां प्रोजेक्टाइल्स मारना शुरू कर दें। तो एक तो ये ईरान ने, मेरी नजर में, मैं बरमला कहूंगा कि इसमें ईरान ने खिलाफ वर्जी सबसे पहले की। ईरान के पास एक मौका है। देखिए मुल्कों में, आप वहां तशरीफ ले गए थे तेहरान के अंदर, वहां भी एक बड़ा सेंटिमेंट होगा, सारी चीज होगी। लेकिन बात यह है कि जब हुकूमतें हैं, हुकूमतों ने अपने अवाम के सेंटिमेंट्स पे नहीं चलना होता, बल्कि उन्होंने उससे ऊपर बढ़ के, दे आर नॉट सपोज्ड टू डिपिक्ट व्हाट द अवाम इज सेइंग और what the public is saying, they have to actually lead from the front। तो एक तो बात ये है।
और लेकिन इसमें एक और भी अवसर है, वो ये है कि शायद जो हम बात करते हैं, और आप शायद बेहतर वहां चूंकि गए भी थे, कि आपस में किसी किस्म की ऐसी बात तो नहीं है कि कुछ लोग अगर निगोशिएट कर रहे हैं तो दूसरे लोग थोड़ा हार्ड लाइन ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए ये जो न्यूक्लियर वाला मामला है वो हल हो चुका, वो बहुत देर पहले कहा जा चुका। वो तो पहाड़ियों में दबा हुआ, इस्फहान की पहाड़ियों में कहीं ना कहीं। तो अब आप मुझे बताइए, वो तो अरागची भी कह चुके, मार्को रूबियो भी कह चुके, सब कह चुके कि वो तो वहां दबा पड़ा हुआ है, उसको क्या करेंगे? वो निकल के खुद तो बॉम्ब नहीं बन जाएगा, वो ऑफ द टेबल है जी उसके ऊपर। बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स को भी कोई वो करने की जरूरत नहीं है, वो तो कैमरे लगाए हुए हैं, स्पेस जो उनका वो है। आ जाइए, सिर्फ एक ईरान के पास लेवरेज रह गई है। अब इस लेवरेज को, ये लेवरेज यही है कि जनाब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज गुजरेंगे, हम उनको प्रोजेक्टाइल मारेंगे। इस वक्त पिछले चंद दिनों से जो सारी कार्रवाइयां हो रही हैं वो साहिल के आसपास हो रही हैं। आखिर कब तक क्रेविसेस हैं, चीजें हैं, जब ईरान की ये वाली चीज, अच्छा डिमिनिश का वर्ड भी मैंने यूज किया था, माइक वॉल्स को मैंने तो नहीं दिया था, मगर एक प्रोग्राम के अंदर मैंने कहा कि ये डिमिनिश होती चली जाएगी, और बाद में वही वर्ड वहां यूज हो गया। तो जैसे जैसे ये डिमिनिश हो जाएगी, ईरान की ये लेवरेज भी जब खत्म हो जाएगी, मैं अपनी बात मुंतज खत्म इस पे करूंगा कि मेरी नजर में ईरान को इससे फायदा उठाना चाहिए था। एमओयू एक फ्रेमवर्क है, एक सुतून है, एक बुनियाद है, उसके मुताबिक उसकी जो दूसरी सारी चीजें हैं उसमें हर चीज मौजूद है। उसमें उनके असासे जो मुंजबन है वो निकालने की, उनकी रिकंस्ट्रक्शन के बारे में हर चीजें मौजूद है। फिर कमेटियां बन गई थी वहां पे स्विट्जरलैंड के अंदर। तो बात यह है, लेकिन अच्छी खबर आपको दूं, जो सिल्वर लाइनिंग है, टॉक्स और हर चीज हो रही है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो उस दिन कहा कि हमारी बातचीत हो गई थी। वो एक तरीका अपना रहे हैं, जो कहने की बात है कि भाई थोड़ा सा सख्ती, थोड़ी सी नरमी। हाँ, मुझे अफसोस होता है कि कहीं पर भी जब किलिंग्स हो, शहादतें हो जाएं लोगों की, उसका बहुत अफसोस रहता है। तो उसके लिए जरूर हम कहेंगे, लेकिन फिलहाल जो ये सारे मामला बड़े कैलकुलेटेड हो रहे हैं। और मुझे कभी उम्मीद है कि जो बैक चैनल के ऊपर बिल्कुल चैनल्स ओपन हैं, किसी भी वक्त वो मामले आगे बढ़ जाएंगे। और इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही इस वक्त वाहिद इन प्ले, यानी कि मैदान के अंदर अगर कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसके गिर्द कोई बात हो सकती है, तो वो इस्लामाबाद एमओयू ही है, यही लेके आगे चला जाएगा। बिल्कुल सोहेल साहब, आपका नुक्ता आ गया। इफ्तिखार आरिफ साहब का शेर याद आ गया कि कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है, ये उकदा तब खुलेगा जब तमाशा ख़त्म होगा। तो बहुत सी चीज़ें हैं, जाहिर बात है। तो रज़ा बशीर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आपको क्या लगता है मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बेस्ट केस सिनेरियो देखें कि एक लास्टिंग पीस के लिए कोई एग्रीमेंट हो जाए, तो उसके खद्दो खाल आपको क्या लगता है किस तरह के हो सकते हैं कि दोनों मुल्क आखिर क्या कंसेशंस दे सकते हैं एक दूसरे को, अपनी डोमेस्टिक ऑडियंसेस को भी ज़रा जहन में रख के, और फेस सेविंग भी, विन विन सिचुएशन भी। तो अगर ऐसा होता है तो आखिर उसमें क्या कंसेशंस हैं जो यूएस ऑफर कर सकता है और ईरान? देखें जी, दोनों तरफ ये सोहेल साहब ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि फ्रेमवर्क मौजूद है, और दोनों तरफ दोनों जो फरीकैन हैं वो ठीक है। अब हम उनकी जो है ना, उनके लिए एक्सप्लेनेशन ढूंढ सकते हैं बिहेवियर के लिए, ये सारी बातें हैं। लेकिन इसमें ये भी जहन में रखने वाली बात है कि चाहे प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं, चाहे पासदारान हैं, जो भी हैं, जब आप एक मुल्क के बिहाफ पे बात कर रहे होते हैं तो मामला आपकी विम्स का नहीं होता। आपके पास ये फ्रीडम ऑफ एक्शन नहीं होता, या नहीं होना चाहिए कि आप एक वो जो होता है ना, ओवरटर्निंग द एप्पल कार्ट, के आप जब भी एक स्पॉइलर का रोल आपका को ख्याल है तो वो आप प्ले करें। अच्छा, अब इसमें जो बात है कि हाउ कैन वी मूव फॉरवर्ड, फ्रेमवर्क मौजूद है। अब वो ये है कि जी वो कह रहे हैं कि इंटरप्रिटेशन की बात है, हमने इंतजाम करना था, हमारे से पूछ के जाओ ये वो। तो अर्ज ये है कि बदमाशी दोनों तरफ से नहीं चलेगी। सॉरी फॉर दिस स्लाइटली अनपार्लियामेंट्री वर्ड। अमेरिका के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका ने वो जो बदमाशी इस्टेब्लिश करने के लिए जो एक ओवरवेलमिंग फोर्स का प्रिवेल होने की शर्त होती है, वो नहीं हो सकी, अभी तक नहीं हो सकी। हाँ, तबाही काफ़ी हुई है। और ईरानियों को भी ये रियलाइज करना चाहिए कि एक लिमिटेशन ऑफ पावर है जी। अगर सुपर पावर की है, पावर की लिमिटेशन तो ईरानियों की तो है ही है, ठीक है ना। जज्बा अपनी जगह पे, वो ड्रोन्स अपनी जगह पे, फिर वो जीसीसी कंट्रीज को मतलब टारगेट कर लेना, इस तरह की बातें। लेकिन वो जो एक सस्टेन्ड जो है ना कॉन्फ्लिक्ट, वो तो नाज़ी जर्मनी से भी मेंटेन नहीं होता, मुश्किल हो जाता है जब दूसरी तरफ इतने पर, खासतौर पे जब लोग आपके खिलाफ गैंग अप करते हैं। तो बड़ा सिंपल है जी, स्टेटस को एंटे, जिस तरह आबना हरमुज पहले था उसको उस तरीके से रिस्टोर कर दिया जाए।
ये कदगने लगाना कि जी हमारे से पूछ के जाओ, हमें पैसे दो, ये करो वो करो, ये आप नहीं कर सकते और ना करना चाहिए। इसमें कानूनी मसाइल भी हैं। अच्छा, अब अगर बात है वेट एंड सी की, खैर अमेरिका तो वेट एंड सी कर सकता है। अमेरिका का तो कोई ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई जिंदगी मौत का मसला है। ईरानियों के लिए मेरी नाकिस राय में है, उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, उनकी पॉपुलेशन को ज़रूरत है, दवाइयों की, ये वो। आपने देखा ही है कि सैंक्शंस ने पहले ईरान का क्या हशर किया है। ईरान अगर आप विजिट करें, आपने फर्स्ट हैंड देखा होगा ना, आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, दुकानदार भी बेचारे परेशान बैठे हुए हैं। आई मीन दे आर इन अ फिक्स। और उसको अब कितनी देर तक ऐसे मामलात को चलाया जा सकता है कि इनफॉर्मल तरीके से, तो उसमें भी सोचने की बात है। तो जैसे था आबनाए हुर्मुज, बाकी ये है कि अमेरिका को भी ये समझना चाहिए, ट्रंप को ये समझना चाहिए कि ईरानी गयूर लोग हैं और उनको ये मतलब ये कहना कि हमने आपकी नाक रगड़ दी और बेड़ा गर्क कर दिया, ये भी नहीं करना चाहिए। ईरानियों को भी वो जैसे पंजाबी में कहते हैं हाथ हौला रखना थोड़ा चाहिए। हाथ हौला। समझ आ गई दुनिया को, ठीक है, आपने मतलब यू सर्वाइव, दैट इज इनफ। मतलब है कि इस इम्पॉसिबल ऑड्स के अगेंस्ट अब वो ये कि जी हम जीत गए और हमने जनाब अमेरिका की ऐसी तैसी, वो नहीं है। वो बिल्कुल एक बेकार बात है और ना ये करनी चाहिए। और ठीक उसके हो बाद ये है कि बाकी जो MOU के नुकात हैं उनको आगे चलाते हुए अपनी जो भी इनके ड्यूज वगैरह हैं वो लेके इंटरनेशनल कम्युनिटी को बीच में इन्वॉल्व किया जाए। एक रिकंस्ट्रक्शन की बाकायदा इस पर रेजोल्यूशन आ सकती है UN की तरफ से। वो द होल ऑफ UN एफर्ट, बहुत सारे इदारे हैं विच कैन हेल्प ईरान और लॉट। पाकिस्तान बड़ा हेल्प कर सकता है। हमारी देखें ना, बिल्कुल। जियोग्राफिकल कॉन्टिग्विटी भी है, हमारी उनके साथ ट्रेड भी हो सकती है और मामले को अब आगे चलाया जाए। अब बाकी ये अगर बाकी जो देखें, जो रिवेंज की बात है, बिल्कुल जी बहुत उस वक्त जज्बात मुश्तइल होते हैं, लोग गमगीन होते हैं। अब देखें ना, एक सुप्रीम लीडर जो आपकी पूरी जिंदगी जिनको देखते हुए गुजर गई है, ही वाज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ, सिंबल ऑफ ईरान जी डिफायंस एंड रेजिस्टेंस एंड ऑल दैट। सही। उनकी शहादत होती है, छोटा मोटा वाकया नहीं हाँ, है। बहुत बड़ी और चीज़ है। मैं तो फ्रैंकली हैरान था कि ये MOU तक भी कैसे आ गए। बहुत तो बड़ी उसके चीज़। इसका मतलब है कि वो एनलाइटन सेल्फ इंटरेस्ट वाली बात। लेकिन ये है कि अब उस जो इंतकाम वाली बात है उसको आखिर कहाँ तक लेके जाया जा सकता है और फिर कैपेसिटी कितनी है। कासिम एग्जैक्टली। सुलेमानी साहब शहीद हुए थे, बिल्कुल ईरान को बहुत गुस्सा था, बड़े सेंट्रल फिगर थे। लेकिन रिटेलिएशन अगर आप करते हैं तो कहाँ तक करेंगे। जी अगर आप ये सोचें कि जी इस रिटेलिएशन में हम आग लगा देंगे पूरे खिते को, उसका भी कोई फायदा नहीं है। ठीक हो गया। सुसाइडल अप्रोच तो नहीं है ना, स्टेट है, यू सी, इट्स बिल्कुल इट्स अ तार स्टेट, साहब, बड़ी नॉट अ हमारी ये बैन। सैर हासिल गुफ्तगू रही है और इसमें हमारे तीनों पार्टिसिपेंट्स ने बड़ी एक आई गेस रियलिस्टिक अप्रोच के साथ हमने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस किया है। तिश्नगी रह गई है लेकिन वक्त की कमी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। रज़ा बशीर तारड़ साहब, सोहेल और एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ मखदूम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।